जोसा यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी का जो प्रोसीजर है वो कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है, कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। जो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस के बेसिस पर रैंकिंग होगा, उसके बेसिस पर आपको कॉलेज और ब्रांचेस अलॉट होंगे। ऐसे में आईआईटीज और एनआईटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप कौन से एनआईटीज में जा रहे हैं, कौन से आईआईटीज में जा रहे हैं, उसके लिए इस सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ टॉप एनआईटीज के बारे में। जितना मैं कवर कर सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट सारे एनआईटीज कवर हो जाए, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि कॉलेज एक्चुअली में क्या है। उनके बारे में हम ढेर सारी चीजें बातें करेंगे कि कॉलेज कब बना, उसमें प्लेसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें ब्रांचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, कितने सीट्स हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको डेफिनेटली जानने को मिलेगा। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे केवल एनआईटीज की, क्योंकि अभी जेई एडवांस का एग्जाम होना है। तो मैं अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आईआईटीज का भी उसके बाद सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज जो मैं एनआईटी सेलेक्ट किया हूँ, आज जिस एनआईटी के बारे में बात करने वाला हूँ वो अभी नंबर 1 रैंकिंग पे है। अभी बेसिकली जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है 2022 की, उसके अकॉर्डिंग वो नंबर 1 पे आता है। वो है बेसिकली, आपको पता चल ही गया होगा, एनआईटी त्रिची। इसको हम एनआईटी तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, एनआईटी तिरुचि भी बोलते हैं। इस एनआईटी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये एनआईटी आखिर बना कर। ये एनआईटी 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के कोलैबोरेशन में ये एनआईटी एस्टैब्लिश हुआ था। उस समय इसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि आरईसी बोला जाता था। और उसके बाद 2003 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया यूजीसी और एनआईसीटी के द्वारा अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद से इसको एनआईटीटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली बोला जाने लगा, और उसके बाद से ये उस नाम से ही पॉपुलर है, हम सभी जानते हैं। और उसका परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल, राइट। सो ये सारी चीजें उसके बाद होने लगी। उसके अलावा इस ये कॉलेज 10 यूजी कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती है। उसके अलावा 31 डिफरेंट पीजी कोर्सेज हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को कंसिडर करके ये कोर्सेज ऑफर किया जाता है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूजी के बारे में जानना, तो हम यूजी कोर्सेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे और उनको ही जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जिसका हम एक एक करके बात करने वाले हैं। ये कॉलेज 800 एकड़ में फैला हुआ है, यानी कि इसका जो कैंपस है काफी बड़ा है। इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि लैब हो गया, हॉस्टल हो गया, कैंटीन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रिक्रिएशनल सेंटर्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, आपका बहुत सारे ऐसे कॉमन, जैसे हम लोग स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बोलते हैं, सैक, ये पॉपुलरली सैक के नाम से फेमस है। तो इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है, और इनके पास, इस एनआईटी त्रिची के पास एनफ स्पेस है जिसमें ये सारी चीजें आराम से आ सकती हैं। तो 800 एकड़ बहुत ज्यादा जगह होता है। इसमें जो सबसे एक नोट करने वाली थोड़ी सी स्ट्रेंज थी वो ये थी कि इसमें ब्रांच चेंज फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आप ये सोच के जाते हैं कि अभी मैं अपने रैंकिंग के बेसिस पे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कोई ऐसा ब्रांच ले लेता हूँ और बाद में मैं ब्रांच चेंज कर लूंगा अपने मार्क्स के यानी कि आपके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, वो आप इस कॉलेज में नहीं कर सकते। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बट आप ये मेक श्योर करना कि आपको जो काउंसिलिंग में सीट एलोकेट हुआ है, जो डिपार्टमेंट मिल रहा है, आपको उसी डिपार्टमेंट के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें आप इस कॉलेज को सेलेक्ट करते समय। चूंकि नंबर 1 एनआईटी है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रेफरेंस में आएगा ही आएगा, बट इन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पास ब्रांच चेंज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ब्रांच चेंज फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं कॉलेज में, क्योंकि उनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, वो पढ़ाई करके मेहनत करके वहां पर चाहते हैं कि जो टॉप ब्रांच है यानी कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब टाइप के ब्रांच में जाने की कोशिश करते हैं जो ट्रेनिंग पे है। अगला हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, इन कैटेगरीज की बात करूंगा। तो इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो पहले यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी स्ट्रक्चर है वो है 1,14,950 रुपीज।
अब ये फी स्ट्रक्चर नॉर्मल फी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आपको वन टाइम फी भी देना पड़ता है, उसके बाद एनुअल फी भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही दिया जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी इसीलिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर का जो फी है वो है 75,300, यानी कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, करीब करीब 50,000 का गैप है। वो इस वजह से क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरा एनुअली चार्जेस देना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप थर्ड में जाएंगे तो आपको वहां पर 89,100 रुपीज पे करना पड़ेगा, जो कि आपका अगेन एनुअल चार्जेस अलॉन्ग विद ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस और फेस्टिवल फी वगैरह को इंक्लूड करके बनता है। तो ये ऑल्टरनेट चलता है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनुअल चार्जेस प्लस वन टाइम चार्जेस लगा, फिर आपका सेकंड सेमेस्टर में 75,300 फी कम हो गया, क्योंकि बाकी सारे एनुअल चार्जेस और वन टाइम चार्जेस रिमूव हो गया। सिर्फ आपका जो सेकंड सेमेस्टर का बाइफर्केशन है वो सिर्फ आपका ट्यूशन फी है, हॉस्टल चार्जेस है और आपका फेस्टिवल फी है जो 700 है, बहुत कम है। इसके अलावा थर्ड में अगेन 89,300 बढ़ गया, क्योंकि आपका उसमें एनुअल चार्जेस ऐड हो गया, जिसमें कंप्यूटर फी आता है, इंटरनेट चार्जेस, बुक लाइब्रेरी वगैरह, ये सब चार्जेस थोड़े बहुत ऐड होते हैं हर साल, तो इसीलिए बढ़ जाता है। तो ऑल्टरनेट में अगर आप जैसे सेकंड में आपने देखा कम हो गया, इसी तरह फोर्थ में आपको 75,300, सिक्स्थ में 75,300 और एट्थ में 75,300। सिमिलरली आपने थर्ड में 89,300 पे किया, तो फिफ्थ में और सेवेंथ में भी आपको 89,100 ही पे करना पड़ेगा। तो ये फी स्ट्रक्चर है जो बेसिकली इस कैटेगरी के लिए वैलिड है। अब मैं अगली कैटेगरी पे चलता हूं, जो है SC ST और PWDs कैटेगरी। तो उस कैटेगरी में हम देखते हैं कि आपको कितना फी पे करना। अब इस कैटेगरी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगेन वन टाइम प्लस एनुअल चार्जेस प्लस ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल चार्जेस प्लस फेस्टिवल चार्जेस को मिला के आपको 52,450 रुपए पे। ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फी। आपका फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो फी है वो चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें एनुअल चार्जेस और वन टाइम चार्जेस नहीं होता है, तो उसमें जो आपका फी पे करना है वो बहुत ही कम है। वो है आपका 12,800 रुपये। वो हो गया सेकंड का। अल्टरनेटिवली आप जा सकते हैं फोर्थ, सिक्स और एट में भी आपको 12,800 रुपये ही पे करना है, जिसमें आपको इंक्लूडेड है ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और फेस्टिवल चार्जेस। इसके अलावा थर्ड में जब जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें आपको जो फी पे करना है वो है 26,650 रुपये। अब ये 26,650 में एनुअल चार्जेस आपका ऐड हो गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनुअल चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड है। और अगेन आपका जैसे ये ऑल्टरनेट चलेगा, तो आपने थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ में 26,650 आपको पे करना है। तो ये था आपका SC STs और ऑल PWDs कैटेगरी का फी। इसके अलावा भी और फी स्ट्रक्चर अलग कैटेगरी के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो डासा या सार्क जो फॉरेन कंट्रीज के लिए फी स्ट्रक्चर है, वो भी सिमिलर टू SC STs एंड PWDs कैटेगरी का जो फी स्ट्रक्चर है वही है। तो आप सेम फॉलो कर सकते हैं और वही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फी स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका डासा सार्क कंट्रीज के लिए है और डासा नॉन सार्क कंट्रीज के लिए जो फी है वो भी सेम ही है। तो आप देख सकते हैं कि तीन कैटेगरीज के लिए फी स्ट्रक्चर सेम है। बस एक कैटेगरी जिसमें ओपन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी वगैरह आते हैं, ओबीसी NCL, उसके लिए जो आपका फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। यूजुअली सारे कॉलेज में ट्रेंड आपको ऐसा ही मिलेगा, तो आपको वो फी स्ट्रक्चर आपको पे करने हैं। तो ये तो था फी स्ट्रक्चर जो हमें जानना जरूरी है। इसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह भी कॉलेज में बहुत सारे हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप स्कॉलरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप है, तो उसके डिटेल में जाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसके बदले आप खुद ही उस लिंक पे क्लिक करके आप उस स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हैं। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग अमाउंट है जो आपको मिलने वाला है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रांच चेंज का जो मैं बात कर रहा था शुरू में, आपको ब्रांच चेंज का कोई फैसिलिटी इस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, जिसको आपको ध्यान में रखना है एडमिशन या फिर जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस समय आपको इसका ध्यान रखना है कि आप उस समय गलती ना करें, या जब आप एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे, जब आपको सीट ऑफर होएगा तो वो जब एक्सेप्ट करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सीट पे आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि उसी के साथ आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, जैसा कि बाकी कॉलेजों में भी मिलता है। तो उनके लिए फैसिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 800 एकड़ का, तो उसमें इसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनबिल्ट है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगा और आप सीख सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा है और बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो मैं ये लिंक दे दूंगा, वो फैसिलिटीज यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लिस्टेड है। ये सारी फैसिलिटीज आपको कैंपस के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज होती है वो होती है ऑब्वियसली द फेस्टिवल्स।
एनुअल फेस्टिवल की बात करते हैं, इंटर हॉस्टल फेस्टिवल की बात करते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट को वो बोलते हैं अलाइव रखता है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई में व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा एकेडमिकली इन्वॉल्व है, तो आपको ये फेस्टिवल आपको एक रिफ्रेशमेंट सा फील कराएगा। हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी 3 फेस्टिवल हैं जो हर हर साल होता है। 2 एनुअल है और 1 इंटर हॉस्टल है, जो आप लोगों के लिए जो हॉस्टल वाले हैं उनके आपस में जो बेसिकली 8 फेस्टिवल है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो पहला एनुअल यानी कि कल्चरल एनुअल फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल है फेस्टेम्बर। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो आपका कल्चरल है, जिसमें अक्रॉस द कंट्री या बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने आते हैं। और आपको पता ही है कि एक्सटेंट ऑफ जॉय या वो जो एक प्रोग्राम देखने का या फिर एक्टिविटीज करने का या जो बहुत सारी चीजें होती है कल्चरल फेस्टिवल में, उसमें कितना मजा आएगा। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, तो कैंपस वालों के लिए तो एक अच्छा ही हो जाता है। हम लोगों के कैंपस में प्रकृति और अंतराग्नि हुआ करती थी, तो अंतराग्नि बेसिकली कल्चरल फेस्टिवल थी आईटी कानपुर का। तो उसमें जो मजा आता था उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब ऐसा था कि स्टूडेंट के लिए तो वो एक बूम था। वो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा होता था जब साल में वो हर एक साल आता था अक्टूबर नवंबर के महीने में। सिमिलरली यहाँ पर फेस्टिवल है जो आपको सेम तरह का जॉय और एंजॉयमेंट देगा। आप बहुत बहुत सारे एक्टिविटीज वहां पर होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, बहुत सारे बैंड्स आएंगे, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज होंगी, डांस, सिंगिंग, पोइट्री। आप बात कर सकते हैं और आपको वहां पर मिलेगा ये। और बहुत अच्छा होता है, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। जो दूसरा इसका एनुअल फेस्टिवल एनआईटी त्रिची का जो बेसिकली टेक्निकल फेस्टिवल है, वो है आपका प्रज्ञान। अगेन प्रज्ञान, इसमें ये है कि अब नॉलेज शेयरिंग आ गई। तो चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आपको नॉलेज शेयरिंग भी करना बहुत जरूरी है कि बाकी वाले क्या कर रहे हैं, बाकी कॉलेज वाले, ताकि आप अपने आप को उसके हिसाब से आप डेवलप कर पाओ, उनसे सीख पाओ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए प्रज्ञान यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनुअल फेस्टिवल है, इसमें भी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। और इसमें भी आपको वही मजा आएगा। बट चूंकि ये इंजीनियरिंग रिलेटेड फेस्टिवल है, टेक्निकली नॉलेज शेयरिंग फेस्टिवल है, तो यहाँ आपको कल्चर जैसा उतना अच्छा तो नहीं लगेगा। बट अगर आप ऑब्वियसली टेक सेवी है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होने वाला है। इसके अलावा एक इंटर हॉस्टल यानी कि इंट्रा कैंपस आप बोल सकते हैं फेस्टिवल है, जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है जब आप आपस में एक दूसरे से compete करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स हैं। तो आप आपस में compete कैसे करेंगे, उसके लिए जो फेस्टिवल है वो है बेसिकली एनआईटीटी फेस्ट बोलते हैं। ये आपका आप बोल सकते हैं इंटर हॉस्टल या इंट्रा कैंपस फेस्टिवल है, जो बेसिकली आर्ट ओरिएंटेड है। ये आर्ट एक्स्ट्रा फेस्टिवल है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको इसमें भी बहुत मजा आएगा क्योंकि आपके कॉलेज के ही बच्चे रहेंगे उसमें। और आप सीनियर से सीख सकते हैं, जिनको अच्छा आता है ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीजें आप उनसे डेफिनेटली सीख सकते हैं। और भी चीजें इसमें एक्टिविटीज हैं जो आप देखकर उनसे सीख सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपका नेशनल सर्विस स्कीम है एनएसएस, जिसमें आप बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनसे आप बातें करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका माइंड सेट या आपको काइंड ऑफ फिलांथ्रोपिक वर्क करना है या कुछ कुछ सोसाइटी के लिए करना है, तो आप एनएसएस के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एनसीसी वहाँ पर है, जो डिसिप्लिन कैडेट होते हैं उनके लिए। तो एनसीसी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, तो एनसीसी की भी वहाँ पर फैसिलिटी है। उसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है एनएसओ, जिनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप अपने आप को वहाँ पर उस सेंस में ग्रूम कर सकते हैं और वहाँ पर आप उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज अपार्ट फ्रॉम जो एकेडमिक है वो तो है ही। तो इसके ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखेगी कॉलेज की एक्टिविटीज़ में और एकेडमिक्स में भी। इसके अलावा एकेडमिक्स की बात हम कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर हो रहे हैं और कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वहाँ पर, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो एकेडमिक है वो 10 डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, तो सबसे पहले बीटेक 4 इयर्स प्रोग्राम की मैं बात कर लेता हूँ। और उसमें आपको 2 कैटेगरीज ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें एक तमिलनाडु रेसिडेंट्स के लिए और ये नॉन तमिलनाडु यानी कि अदर्स के लिए है। तो ये 2 सीट्स आपको पता चल जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं बता देता हूँ। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपका तमिलनाडु के लिए 39 और नॉन तमिलनाडु के लिए भी 39, यानी कि 78 सीट्स है इसमें।
दोनों को मिला करके। ये है 4 इयर्स बीटेक प्रोग्राम। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 59+59 यानी कि 59 तमिलनाडु और 59 नॉन तमिलनाडु सीट्स अवेलेबल है वहां पर, यानी कि 118 सीट्स हो गया आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा हो गया आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें 60 है तमिलनाडु स्टूडेंट्स के लिए और 59 है आपका नॉन तमिलनाडु के लिए, तो वो हो गया 119। ये हो गया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। तो इससे ज्यादा आपका सीट्स वहां पर है नहीं। टिपिकली हर एक कॉलेज में भी आप देखोगे ट्रेंड समवेयर अराउंड 100 ही होता है, बट चूंकि ये स्टेट कॉलेज है तो स्टेट प्रेफरेंस होता है एनआईटीज में, स्टेट कॉलेज में, तो ये इसीलिए आपका सीट जो है 2 भागों में यहाँ पर बटा हुआ है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर 58+59 सीट है, यानी कि 58 तमिलनाडु एंड 59 अदर्स के लिए, तो 117 सीट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 59+59 है, यानी कि दोनों बराबर है नॉन तमिलनाडु और तमिलनाडु कैंडिडेट्स के लिए, तो ये हो गया 118। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सीट्स है जो समवेयर क्लोज टू कंप्यूटर साइंस ही है। मेटलर्जिकल और मटेरियल्स में 39+39 है जो 78 सीट्स होता है, तो रिलेटिवली कम है क्योंकि अलग अलग चीजें होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो सीट्स उस हिसाब से ही डिफाइन किया जाता है कि हर एक साल कितने बच्चे आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये सीट फिक्स किया जाता है। हो सकता है, जनरली तो चेंज होता नहीं है, ये 2021 का मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ जो काउंसलिंग हुआ है। इस साल हो सकता है चेंज हो, जनरली तो चेंज नहीं होता है ये सीट्स, अगर चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 58+58 यानी कि 116 सीट्स हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल अलग से नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग थोड़ा सा पैरेलल होता है, बट बहुत सारी चीजें अलग भी होती है, जिसमें 59+59 सीट्स है आपके पास, 118 हो गया ये सीट्स, और आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। जो मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है, अगर उनको वो नहीं मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका 58+59 यानी कि 117 सीट्स है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो नेटवर्किंग वगैरह से इंटरेस्टेड पीपल हैं, दे कैन अप्लाई फॉर। इसमें 58 तमिलनाडु और 59 नॉन तमिलनाडु के लिए। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर है, बी आर्क जिसको आप बोलते हो, 5 इयर्स का कोर्स है जो इसमें 10वां स्ट्रीम है, उसमें आपको सीट्स जो हैं वो हैं 29+28 विच इज 57, और ये बहुत कम सीट है क्योंकि बहुत सारे लोग बी आर्क में आते भी नहीं है, इसीलिए कम सीट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप काउंट करेंगे सारे, तो ये जो आपको मिलेगा ये 1036 मिलेगा। 1036 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। हर साल इतने ही यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे इसमें एडमिशन ले पाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स पूरा करके अपना बीटेक कंप्लीट करते हैं या बीआर कंप्लीट करते हैं। तो ये था आपका सीट स्ट्रक्चर का डिटेल, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा क्योंकि आप काउंसलिंग में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा भी ये कैंपस बहुत अच्छा है। एक दो फोटोग्राफ्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो आपको ये दिखाए कि कैंपस में क्या क्या चीज़ें होती है। बाकी वेबसाइट का लिंक मैं दे देता हूँ, आप वेबसाइट पर जाकर के बेसिकली इस कॉलेज के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम भी है। जो लोग जेईई एडवांस दे रहे हैं उनके लिए तो प्रिपरेशन टाइम है, बट जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं सिंपली और वो ड्रॉप भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सही टाइम है कि आप कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करके रख लो। मैं इसके अलावा एक ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक का जो एक वीडियो होता है, एक डिटेल एनालिसिस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से कॉलेज में पर्टिकुलरली किस ईयर में क्या क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा है। इसके बेसिस पे जब आप अपना रैंक लिस्ट देखोगे, अपना रैंक देखोगे, तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट मुझे किस कॉलेज में मिलने वाले हैं। मैं आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर भी बताऊंगा और उसमें डिटेल भी बताऊंगा। एक बेसिक काउंसलिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के मेरे चैनल पे। उसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट किस कॉलेज में मिलेगा, ताकि आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने रैंक के अकॉर्डिंग मिस ना करें। उस पर भी मैं आपको सेशन लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए। पहले कॉलेज का प्रेफरेंस भरना चाहिए या ब्रांच का भरना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी बातें हम उसमें करेंगे। फिलहाल इतना ही इस एनआईटी त्रिची के बारे में। आप और भी ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे जाकर के। एनटीए के वेबसाइट पे भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को स्प्रेड करिए, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि अगर वो इस साल एडमिशन ले रहे हैं ताकि उनको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।